हेलो दोस्तों, मैं हूँ ब्योमकेश बख्शी और आज आप सुनेंगे एक ऐसे डरावनी और जासूसी कहानी का हिस्सा जो आपको रात भर याद रहेगी। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। ये मेरी मदद करेगा और मैं आपके लिए और भी कहानियां ला सकूं। और दोस्तों, ये कहानी आपको एंड तक सुननी ही पड़ेगी, वरना आप सच में सस्पेंस का मजा मिस कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये बात है सन 1980 के दशक की। जगह थी एक छोटा सा गांव, मधुपुर। सुबह के 8 बज रहे थे। कल रात से जो बारिश हो रही थी वो अब जाकर थमी थी। आसमान अभी भी बोझल था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। पेड़ों पर बैठे परिंदे जो कल रात से बिल्कुल चुप थे, अब धीरे धीरे अपनी चोंच खोल रहे थे, जैसे मौसम के साथ साथ जिंदगी भी वापस चल पड़ी हो। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब साफ था, किसी किसान के खेत में शायद कोई मवेशी घुस आया था। सामने दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे घास के मैदान। उन्हीं मैदानों में कुछ भेड़ें घास चर रही थीं, अपनी दुम हिलाते हुए, बिल्कुल बेपरवाह। लेकिन उन सब के बीच एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के किनारे कुछ बत्तख के बच्चे खड़े थे। वो पानी में उतरने से कतरा रहे थे, बस एक तरफ खड़े तालाब को घूर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो, क्योंकि उस तालाब का पानी लाल था, खून जैसा लाल। और उस लाल पानी के किनारे पड़ी थी एक औरत की लाश। सर से कमर तक वो लाश पानी में डूबी हुई थी और कमर से नीचे का हिस्सा पानी से बाहर था। उसका जिस्म बिल्कुल बेजान और पानी के ऊपर तैरती उसके बालों की परछाई एक खौफनाक तस्वीर बना रही थी। थोड़ी ही देर में दूर से कुछ लोग तालाब की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनमें कुछ गांव वाले थे, कुछ पुलिस के अफसर और उनके साथ अपने असिस्टेंट सिन्हा के साथ मौजूद था जासूस ब्योमकेश बख्शी। सब लोग लाश के करीब आकर रुक गए। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, सबसे पहले लाश किसने देखी थी? एक गांव का बुजुर्ग आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये लाश बिरजू ने देखी थी, यहीं पास में रहता है, इसी ने सुबह थाना जाकर खबर दी। ब्योमकेश बख्शी की नजर सीधी बिरजू पर गई। बिरजू एक अधेड़ उम्र का आदमी, चेहरा पीला पड़ा हुआ, हाथ कांप रहे थे। ब्योमकेश धीरे से उसके पास गया, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, बिरजू, जो कुछ भी तुमने देखा सच सच बताओ, एक भी बात छुपाना मत। बिरजू ने थूक निगली और कांपती आवाज में बोला, साहब, सुबह करीब 4 बजे मैं अपने खेत की तरफ जा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अंधेरा था, मैं अपने आप को तिरपाल से ढके हुआ था। अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। ब्योमकेश की आंखें तेज हो गईं। चीख? फिर? बिरजू बोला, मैंने तुरंत उस तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन बारिश और मिट्टी की वजह से कुछ साफ दिख नहीं रहा था। मैं डर के बावजूद थोड़ा आगे बढ़ा और तब टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा तालाब के पानी में एक लाश आधी डूबी हुई। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने किसी को मरा हुआ देखा साहब। उसकी आंखें भर आईं। मैं बहुत डर गया। मैं वहीं से भाग गया, सीधा गांव, फिर लोगों को साथ लेके थाना गया। ब्योमकेश ने कुछ पल चुप रहकर बिरजू को देखा, फिर धीरे से पूछा, बिरजू, जब तुमने लाश देखी, क्या उस वक्त आसपास कुछ और देखा या सुना? बिरजू ने सिर हिला दिया। नहीं साहब, मैं इतना डर गया था कि कुछ और देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। ब्योमकेश बख्शी ने अपने असिस्टेंट सिन्हा की तरफ देखा और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, सिन्हा, तालाब के पास जाकर हर चीज की डिटेल में फोटोज लो और याद रखना,
यहाँ जो भी मिले वो इस खूनी राज की पहली चाबी हो सकती है। बिरजू कुछ पल चुप रहा, फिर जैसे हिम्मत जोड़कर बोला, साहिब एक बात और है। ब्योमकेश बख्शी ने उसकी तरफ देखा। बोलो। बिरजू की आवाज और धीमी हो गई। जब मैं गांव की तरफ भाग रहा था तब केले के पेड़ों के बीच से मुझे कुछ सरसराहट सी सुनाई दी थी। उसने उंगली से इशारा किया। वहीं उन पेड़ों के बीच मैं भागते भागते पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मुझे केले के पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। बिरजू ने थोड़ा सा रुक कर कहा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों के बीच कोई जानवर छुपा हुआ हो, या फिर कोई जो चुपकर मुझे देख रहा हो। उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ब्योमकेश बख्शी ने उसी दिशा में देखा जिधर बिरजू इशारा कर रहा था। तालाब से थोड़ी दूर एक छोटा सा हिस्सा, जहां 10-12 केले के पेड़ घने लगे हुए थे। इतनी जगह थी कि कोई भी आदमी आसानी से उनके बीच छुपकर खड़ा हो सकता था। ब्योमकेश धीरे धीरे केले के पेड़ों की तरफ बढ़ा। उसका असिस्टेंट सिन्हा बिल्कुल पास था। ब्योमकेश ने नजर नीचे डाली। जमीन पर सड़े गले केले के पत्ते दबे हुए थे, ऐसे जैसे उन पर काफी देर तक कोई खड़ा रहा हो। ब्योमकेश ने अपना पांव आगे बढ़ाया और अचानक उसे अपने जूते के नीचे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। उसने पांव उठाया। जमीन से झुककर जो चीज उठाई वो था लोहे का एक तेज पॉइंट। ब्योमकेश ने उसे बिना किसी को दिखाए चुपचाप अपनी जेब में डाल ली। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीर आ गई। फिर वो वापस तालाब की तरफ लौट आया। तब तक पुलिस लाश को तालाब के पानी से बाहर निकाल चुकी थी। जैसे ही लाश बाहर आई, वहां खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ औरतें नजरें झुकाकर पीछे हट गईं। ब्योमकेश भी लाश के करीब गया। इंस्पेक्टर रवि गांव वालों से पूछ रहा था, तुम लोग जानते हो ये औरत कौन है? एक आदमी आगे आया। जी साहब, ये संगीता है, इसी गांव में रहती थी। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, इसका कोई परिवार या पति? आदमी बोला, नहीं साहब, ये अपने पति से अलग रहती थी। एक बेटी है जो अपने बाप के साथ शहर में रहती है। इंस्पेक्टर रवि ने हैरानी से पूछा, अलग क्यों? इस बार एक दूसरा आदमी बोला और उसकी आवाज में जहर था। साहिब, चरित्रहीन औरत थी। ऐसी औरत के लिए कौन फैसला करे? ब्योमकेश बख्शी ये सब बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप लाश के पास बैठ गया और गहराई से जांच करने लगा। असिस्टेंट सिन्हा बड़ी ही बारीकी से लाश की फोटोज ले रहा था। लाश तालाब के ठंडे पानी में पड़े पड़े सफेद पड़ चुकी थी। उसके गले और जिस्म पर कई गहरे घाव थे। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर रवि को आवाज दी, इंस्पेक्टर जरा यहां आइए। इंस्पेक्टर रवि लाश के पास आया। ब्योमकेश ने घावों की तरफ इशारा करके कहा, इन घावों को देखिए, आपको क्या लगता है? इंस्पेक्टर रवि ने ध्यान से देखा और बोला, बख्शी साहब, बारिश की वजह से काफी सबूत मिट चुके हैं और ये दांतों के निशान देखकर तो यही लगता है कि संगीता को किसी जंगली जानवर, शायद बाघ ने मारा है। ब्योमकेश ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला, हो सकता है। फिर उसने कांस्टेबल को बुलाया। कांस्टेबल, गांव वालों को घटनास्थल से दूर रखो, कोई भी लाश के पास अब नहीं आएगा। कांस्टेबल ने गांव वालों को वहां से हटा दिया। अब तालाब के पास सिर्फ पुलिस और ब्योमकेश की टीम थी। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर रवि के पास आकर बहुत धीमी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में खटक रही हैं।
इंस्पेक्टर रवि ने ब्योमकेश की तरफ ध्यान से देखा। हवा तेज हो गई और कहीं दूर केले के पेड़ों के बीच से फिर एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। ब्योमकेश बाक्षी सबकी बातें बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने धीरे से बोला, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है। सब लोग उसकी तरफ मुड़ गए। ये औरत रात के उस वक्त यहां आई ही क्यों? ब्योमकेश ने तालाब की तरफ इशारा किया। जब बिरजू यहां आया था उस वक्त बारिश हो रही थी और कल रात से सुबह तक बारिश लगातार बढ़ रही थी। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन अल्फाज तेज। फिर भी इस औरत के पास न रेनकोट था न छतरी। इंस्पेक्टर रवि ने थोड़ा सा करवट ली। ब्योमकेश आगे बोला, बिरजू के मुताबिक उसने यहां चीख सुनी जब बारिश हो रही थी। अब ब्योमकेश ने लाश की तरफ देखा। अब जरा इस लाश के घाव देखिए। उसने गर्दन की तरफ इशारा किया। यहां दांतों के निशान हैं, माना कोई जानवर गर्दन पकड़कर शिकार को गिराता है और गर्दन पर दांत गड़ाकर उसकी जान लेता है। फिर ब्योमकेश ने हाथों और पैरों की तरफ देखा, लेकिन भागते हुए हाथ और पैरों पर दांत क्यों गड़े गए? उसकी आंखें गहरी हो गईं। बाघ या कोई भी जंगली जानवर ऐसे शिकार नहीं करता। वो गर्दन पकड़ता है और शिकार को वहीं खत्म कर देता है। एक हल्की सी खामोशी छा गई। ब्योमकेश ने तालाब के पानी की तरफ देखा। तालाब का पानी लाल है। इसका मतलब इसका पूरा खून पानी में मिल चुका है। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, हाँ, शायद इसीलिए शरीर में ज्यादा खून नजर नहीं आ रहा। ब्योमकेश ने बिना देखे जवाब दिया। या फिर उसने रुककर कहा, या फिर खून पिया ही नहीं गया। इंस्पेक्टर रवि चौंक गया। ब्योमकेश ने सीधा कह दिया, ये औरत किसी जानवर का शिकार नहीं हुई। उसने सबकी तरफ देखा। ये एक कत्ल है, बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ। वहां खड़े सब लोग हैरानी से ब्योमकेश की तरफ देख रहे थे। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, बख्शी साहब, ये कैसे कह सकते हैं? यहां तो सब कुछ साफ नजर आ रहा है। ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। इंस्पेक्टर, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सिर्फ नजर का धोखा होता है। असिस्टेंट सिन्हा आगे आकर बोला, सर, सारी फोटोज डिटेल में ले ली गई हैं। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए। इंस्पेक्टर रवि ने हाँ में सिर हिलाया। उसने गांव के 2 आदमियों को इशारा किया। वो दोनों दौड़कर गांव की तरफ चले गए। कुछ ही देर में वो एक पुरानी खटिया और एक चादर ले आए। संगीता की लाश उस खटिया पर रखी गई, चादर से ढक दी गई। 4 आदमियों ने उसे कंधों पर उठाया और धीरे धीरे गांव की तरफ ले चले। गांव पहुंचकर लाश को एम्बुलेंस में रखा गया और उसे शहर के सरकारी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ब्योमकेश बाक्षी, उसका असिस्टेंट सिन्हा और पुलिस सब जीप में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। जीप के अंदर थोड़ी देर तक सिर्फ इंजन की आवाज थी। फिर इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, बख्शी साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं कि ये कत्ल है? ब्योमकेश ने शीशे से बाहर देखा। इंस्पेक्टर, कभी कभी जो दिखाई देता है वो सिर्फ नजर का धोखा होता है। असिस्टेंट सिन्हा हल्का सा मुस्कुराया। सर, बिरजू की कहानी के मुताबिक औरत सुबह 4 से 4:30 बजे मारी गई, लेकिन लाश की हालत देखकर लगता है उसकी मौत कम से कम 5 घंटे पहले हो चुकी थी, यानी रात 10 या 11 बजे के बीच। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता।
जीप के अंदर सबको लग रहा था कि ब्योमकेश सिर्फ अंदाजे लगा रहा है। ब्योमकेश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलिए एक शर्त लगाते हैं। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, कैसी शर्त? ब्योमकेश ने कहा, सिर्फ एक बियर की। जीप शहर की तरफ अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थी और कहानी अब और गहरी होने वाली थी। इंस्पेक्टर रावी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अगर आपके मुताबिक बिरजू झूठ बोल रहा है तो फिर सवाल ये है, उसने पुलिस को खुद खबर क्यों दी? वो चाहता तो लाश को तालाब में सड़ने देता, जब मिलती तब मिलती। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी नजर से इंस्पेक्टर को देखा, फिर धीरे से बोला, बिल्कुल, ये बात सही लगती है, लेकिन कभी-कभी इंसान अपना गुनाह छुपाने के लिए सबसे पहले खुद ही शोर मचाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। इंस्पेक्टर रावी चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने पूछा, तो फिर अब ये कैसे पता लगेगा कि असली कातिल कौन है? ब्योमकेश ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ये बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिर उसने अपने असिस्टेंट सिन्हा की तरफ देखा, कल सुबह जल्दी मेरे घर आ जाना। मैं अपने बेटे विनय को स्कूल छोड़कर आऊंगा, फिर हमें कहीं जाना है। इतना कहकर ब्योमकेश ने पुलिस जीप रुकवाई। जीप शहर पहुंच चुकी थी। ब्योमकेश बस स्टॉप पर उतर गया। असिस्टेंट सिन्हा ने कहा, सर, आप घर कैसे जाएंगे? ब्योमकेश ने शांत आवाज में बोला, यहीं से सिटी बस पकड़ लूंगा। इंस्पेक्टर रावी और सिन्हा जीप में ही आगे बढ़ गए। ब्योमकेश बस स्टॉप पर खड़ा इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक पुरानी सी सिटी बस आई। ब्योमकेश उसमें चढ़ा और बस धीरे धीरे अंधेरे शहर के बीच गायब हो गई। अगली सुबह की हल्की रोशनी घर के आंगन में फैल रही थी। ब्योमकेश ने अपने बेटे विनय को स्कूल छोड़ा और घर लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा असिस्टेंट सिन्हा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ब्योमकेश को देखकर सिन्हा बोला, सर, कभी तो थोड़ा लेट भी हो जाया करो, मैं तो अभी तक नाश्ता भी नहीं कर पाया। ब्योमकेश मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं तब तक चाय पी लेता हूं। फिर बोला, वैसे कल जो फोटोज ली थी उन्हें दिखाओ। सिन्हा बोला, सर, पहले नाश्ता खत्म कर लीजिए, फिर दिखाता हूं। ब्योमकेश हंसा, अरे भाई, दिखाते दिखाते नाश्ता भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। सिन्हा थोड़ा हिचकिचाया, सर, लाश की फोटोज देखकर नाश्ता कैसे होगा? ब्योमकेश हंसी के साथ बोला, अरे, इतनी लाशें देख चुका हूं कि लाश की छाती पर बैठकर भी नाश्ता कर सकता हूं। दिखाओ फोटोज। सिन्हा ने फोटोज निकाली। ब्योमकेश ने एक एक फोटो बड़ी गौर से देखी, कुछ नहीं बोला, फिर उन्हें वापस लिफाफे में रख दिया। उसने पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कुछ पता चला? सिन्हा बोला, हाँ सर, हॉस्पिटल से बात हुई है, आज शाम तक रिपोर्ट की कॉपी मिल जाएगी। ब्योमकेश ने नाश्ता खत्म किया और घर के अंदर से आवाज दी, सुजाता, मैं काम पर जा रहा हूँ, विनय को आज स्कूल से तुम ही ले आना। फिर ब्योमकेश और सिन्हा घर से बाहर निकले। सिन्हा ने पूछा, सर, कहाँ जा रहे हैं? ब्योमकेश ने कहा, वहां पहुंचकर बताऊंगा। उसने हाथ उठाकर एक टैक्सी रोकी। ड्राइवर से बोला, कृष्णा कॉलोनी चलना। दोनों टैक्सी में बैठ गए। कृष्णा कॉलोनी पहुंचकर टैक्सी से उतरकर थोड़ा पैदल चले। एक मोड़ पर उन्हें माधोपुर गांव के 2 आदमी मिल गए। चारों मिलकर कृष्णा कॉलोनी के अंदर घुस गए। संकरी गलियां, पुराने मकान और हर मोड़ पर छाया हुआ एक अजीब सा सन्नाटा। ब्योमकेश सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे सिन्हा और उनके पीछे गांव के दोनों आदमी। गलियों के बीच से जाते हुए लग रहा था जैसे शहर का शोर पीछे छूट चुका हो और कहीं न कहीं इस कॉलोनी के अंधेरों में कोई राज उन सबका इंतजार कर रहा हो। संकरी गलियों से गुजरते हुए सब लोग पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक ब्योमकेश बख्शी एक घर के दरवाजे पर रुक गया। उसने अपने असिस्टेंट सिन्हा की तरफ देखा। तुम यहीं से सीधा हॉस्पिटल जाओ,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आना। वापस आते वक्त पुलिस स्टेशन भी हो लेना, वरना पुलिस को यहां तक लाने में काफी वक्त लग जाएगा। सिन्हा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे तुरंत निकल गया। ब्योमकेश गांव के दोनों आदमियों के साथ उसी घर के दरवाजे पर रुक गया। उनमें से एक ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। सामने 17-18 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसने पहचान कर कहा, अरे सत्तू चाचा, मामा, आप दोनों? फिर उसने पूछा, पापा घर पर है? सत्तू ने कहा, हाँ बेटा, बुला दो। लड़की ने अंदर आवाज दी, बाबू देखिए कौन आया है। कुछ ही देर में गोपाल बाहर आया। सत्तू ने सीधी बात कही, गोपाल, एक बुरी खबर है। तुम्हारी पहली बीवी संगीता, उसे मार दिया गया है। उसकी लाश शहर के सरकारी हॉस्पिटल में है। गोपाल ने गहरी सांस ली, फिर बोला, बुरी खबर? ये तो अच्छी खबर है। उसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। इस बात पर वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी ब्योमकेश बख्शी बीच में बोला, गोपाल जी, कल आप कहां थे? गोपाल ने चौंकते हुए ब्योमकेश की तरफ देखा। आप कौन हैं? ब्योमकेश ने शांत अंदाज में कहा, मैं अखबार से हूं, बाघ के हमले की स्टोरी कवर करने आया हूं। गोपाल थोड़ा ढीला पड़ा, अच्छा, मैं और मेरी बेटी परसों हरिनगर के आश्रम में आसाराम बापू के सत्संग में गए थे। ब्योमकेश ने पूछा, और वापस कब आए? गोपाल बोला, कल शाम। मैं और मेरी बेटी कल शाम ही वहां से लौट आए। ब्योमकेश ने फिर पूछा, तो मतलब परसों और कल आप दोनों वहीं थे? गोपाल ने तुरंत कहा, हाँ जी। ब्योमकेश ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, आसाराम बापू का सत्संग परसों और कल रद्द हो गया था। उनकी तबीयत खराब थी। ये सुनते ही गोपाल थोड़ा सकपका गया। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसने कहा, फिर हम लोग वहां की धर्मशाला में कीर्तन में शामिल हो गए थे। ब्योमकेश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं गोपाल जी। गोपाल घबरा गया, नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। झूठ? ब्योमकेश की आवाज अब तेज हो गई। कल आप हरिनगर में थे ही नहीं। वहां खड़े मामा और सत्तू हैरानी से ब्योमकेश की तरफ देख रहे थे। गोपाल और उसकी बेटी गुड़िया भी आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। गोपाल गुस्से में बोला, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ब्योमकेश ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, आसाराम बापू परसों और कल पूरा वक्त वहीं थे। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ये बात मैंने जानबूझकर झूठ बोली थी ताकि देखूं आप क्या बोलते हो। अब गोपाल के माथे पर पसीना आ गया। उसकी बेटी की आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। गुड़िया बोल पड़ी, हम वहां थे या नहीं थे, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? ब्योमकेश ने सीधा जवाब दिया, ये कि आप दोनों परसों और कल हरिनगर में नहीं बल्कि माधोपुर गांव में ही थे, संगीता के साथ। गुड़िया ने तेज आवाज में कहा, हम माधोपुर में नहीं थे। आपके पास कोई सबूत नहीं है, प्लीज। कमरे के अंदर हवा जैसे भारी हो गई और उस भारी खामोशी में ब्योमकेश बख्शी सिर्फ मुस्कुराता रहा। जाइए यहां से, गुड़िया गुस्से में बोली। ब्योमकेश बख्शी शांत आवाज में बोला, हाँ, ये सच है कि अभी मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सबूत इसी घर में मौजूद है, इसी सोफा के नीचे। चाहो तो मैं पुलिस को उसे निकालने में मदद कर सकता हूं। ब्योमकेश झुककर सोफा की तरफ बढ़ने लगा। तभी गुड़िया ने उसका रास्ता रोका। रुकिए, आप अखबार वाले हैं। किसने आपको किसी के घर में घुसकर जबरदस्ती तलाशी लेने का हक दिया? क्या आपके पास कोई वारंट है?
मामा और सट्टू चाचा हैरानी से ये बहस देख रहे थे। तभी दरवाजा अचानक खुला। व्योमकेश का असिस्टेंट सिन्हा घर के अंदर आया। उसके पीछे इंस्पेक्टर रवि, 4 कांस्टेबल्स और 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स थीं। इंस्पेक्टर रवि ने अपनी जेब से एक सफेद पेपर निकाला और गुड़िया की तरफ करते हुए बोला, मैडम, अब हम तलाशी ले सकते हैं। ये रहा सर्च वारंट। गुड़िया चुप हो गई। इंस्पेक्टर रवि ने कांस्टेबल्स को इशारा किया, सोफों के नीचे तलाशी लो। कांस्टेबल ने सोफा उठाया और थोड़ा साइड में रखा। उसके नीचे लोहे की 2 मोटी छड़ें पड़ी थीं। उन दोनों छड़ों के सिरे पर जानवरों जैसे दांत बने हुए थे। दोनों छड़ों के बीच में एक एक छेद था। ये देखकर वहां खड़े सब लोगों के चेहरों पर हैरानी छा गई। व्योमकेश ने उनमें से एक छड़ उठाई। लोहा भारी था, ठंडा और डरावना। उसने गोपाल की तरफ देखा। गोपाल जी, ये क्या चीज है? इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? गोपाल के माथे पर पसीना था, आंखों में डर। बिल्कुल वही हाल उसकी बेटी का भी था। गोपाल ने कांपते हुए कहा, ये तो बस एक खिलौना है। व्योमकेश ने भारी आवाज में कहा, अच्छा, तो फिर ये खिलौना अधूरा क्यों है? चलिए, मैं ही इसे पूरा कर देता हूं। व्योमकेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और निकाला एक लोहे का पॉइंट। वही पॉइंट जो उसे तालाब के पास केले के पेड़ों के बीच मिला था। उसने दोनों छड़ों को आपस में जोड़ा, फिर उस पॉइंट को उनके बीच के छेद में डालकर कस दिया। एक हल्की सी खड़खड़ की आवाज हुई और दोनों छड़ें आपस में जुड़ गईं। अब वो चीज एक भयानक हथियार बन चुकी थी, बिल्कुल एक बड़ी लोहे की सीजर्स जैसे। जब उसके दोनों सिरों को पकड़कर खोला जाता तो दूसरी तरफ लगे लोहे के दांत फैल जाते, बिल्कुल बाघ या चीते के खुले हुए जबड़ों जैसे। कमरे में सन्नाटा छा गया। व्योमकेश ने इंस्पेक्टर रवि की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो हथियार जिससे संगीता का कत्ल किया गया, और यही है उस कत्ल के निशान। गोपाल सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन गुड़िया गुस्से से चिल्लाई, ये सब हमें फंसाने की साजिश है। व्योमकेश की आवाज अचानक सख्त हो गई। बस करो, अब और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? उसने हथियार उठाया। इस औजार में लगा ये लोहे का पॉइंट मुझे तालाब के पास केले के पेड़ों के बीच मिला था। वहां ये क्या कर रहा था? तुम ही बताओ, ये हथियार किस काम के लिए बनाया गया था? व्योमकेश ने सिन्हा के हाथ से फोटोज का लिफाफा लिया, उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली और टेबल पर रखते हुए बोला, ये तस्वीर देखो, ये लोहे का पॉइंट बिल्कुल यहीं से टूटा हुआ है। कमरे की हवा और भी भारी हो गई।
सच अब छुप नहीं सकता था। ब्योमकेश बख्शी ने हथियार की तरफ इशारा किया। ये जो लोहे का जबड़ा है और ये जो दूसरी तस्वीर है, उसने तस्वीर उठाकर गुड़िया के सामने रखी। इस तस्वीर में तुम्हारी मां संगीता के गले पर बने हुए धातु के निशान देखो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ब्योमकेश धीरे से किचन की तरफ गया। वहां से एक लौकी उठाकर ले आया। उसने लौकी को उस लोही के जबड़ों के बीच में रखा, फिर धीरे से दोनों सिरों को दबाया। करड़च! लौकी पर गहरे निशान पड़ गए। ब्योमकेश ने लौकी को तस्वीर के पास रखा और बोला, अब देखो, लौकी पर बने हुए ये निशान और तस्वीर में संगीता के गले के निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। इसका मतलब अब साफ हो चुका है, तुम दोनों ही कातिलों हो। ब्योमकेश ने सीधा गुड़िया की आंखों में देखा। अब तुम खुद ही बताओ, तुमने अपनी मां को क्यों, कब और कैसे मारा? गुड़िया का चेहरा टूट चुका था। आंखों में न गुस्सा था, न ही जिद, सिर्फ थकान। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मेरी मां संगीता, वो एक बच्चलन औरत थी। उसकी वजह से मुझे और मेरे बाबा को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। मैं जहां भी जाती लोग मुझे गंदी नजरों से देखते, गंदे कमेंट्स करते, मुझे वो लड़की कहकर बुलाते। अम्मी अक्सर यहां आकर तमाशा करती, बाबा पर झूठे इल्जाम लगाती, पैसे न देने पर पुलिस में फंसाने की धमकी देती। गुड़िया की आवाज भारी हो गई। एक दिन हम दोनों बिल्कुल टूट चुके थे और फिर हमने फैसला कर लिया उसे मार डालने का। फ्राइडे 13 जुलाई मां का बर्थडे था। हम हरिनगर वाली बस में बैठकर हीरनगर आए, आश्रम के गेट से वापस मुड़ गए, फिर माधोपुर जाने वाली बस पकड़ी। शाम ढलते ढलते हम माधोपुर पहुंच गए। मां हमें बाजार में ही घूमती मिल गई। मैं उसके पास गई, उससे गले लगाया, बर्थडे विश की। मां बहुत खुश हुई। उसने मुझे जोर से गले लगाया, मेरे माथे को चूमा भी दिया। आसमान में बादल घिराए थे, अंधेरा तेज हो रहा था, बाजार खाली होता जा रहा था। तब मां बोली, चल घर चलते हैं, बारिश होने वाली है। हम खेत के रास्ते से उसके घर की तरफ चल पड़े। मां के हाथ में टॉर्च थी, वो आगे आगे रास्ता दिखा रही थी, मैं उसके पीछे और बाबा सबसे पीछे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। तब तक हम तालाब के पास पहुंच चुके थे। तब बाबा ने चुपके से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे पीछे कर मेरी जगह ले ली। अब बाबा मां के बिल्कुल पीछे था। उसने अपने झोले से वो लोहे का हथियार निकाला और मां की गर्दन पर रखकर पूरी ताकत से दबा दिया। मां दर्द से झटपटाकर जमीन पर गिर गई। उसकी चीख बाहर ही नहीं निकली, वो सिर्फ तड़पती रही और तड़पते तड़पते वहीं मर गई। उसका खून जमीन पर फैलता चला गया। गुड़िया ने कांपते हुए कहा। फिर बाबा ने मां के हाथ और पैरों पर भी निशान बना दिए ताकि लगे जैसे बाघ का हमला हुआ हो। कमरे में एक लंबी खामोशी थी। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ, लेकिन तुम्हारे बाबा एक बात भूल गए। बाघ के हमले में सिर्फ दांत के निशान नहीं होते, नाखूनों के निशान भी होते हैं, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। कमरा जैसे ठंड से भर गया। सच पूरी तरह सामने आ चुका था। ब्योमकेश बख्शी ने ठंडी और पक्की आवाज में कहा, सिर्फ दांतों के निशान नहीं होते, बाघ के हमले में उसके पंजों के निशान भी होते हैं। फिर वो आगे बोला, अब मैं तुम्हें बताता हूं उस रात के बाद असल में क्या हुआ।
अपनी मां संगीता को मारने के बाद तुम दोनों वहां से भागे नहीं। तेज बारिश और घना अंधेरा था, इसलिए तुम दोनों पास ही के केले के पेड़ों के बीच जाकर बैठ गए। बारिश रुकने और उजाला होने का इंतजार करते रहे। मरते वक्त तुम्हारी मां के हाथ में टॉर्च थी। उसी टॉर्च से तुम रास्ता देख सकते थे, मगर या तो वो टॉर्च टूट गई या फिर तालाब में गिरकर डूब गई। इसलिए उस अंधेरे में तुम वहां से निकल ही नहीं पाए। सुबह हुई। जब तुमने देखा लोग खेतों की तरफ आ रहे हैं, तुम दोनों जोर से चीख पड़े, ताकि लगे जैसे बाघ ने हमला किया हो। बिरजू ने भी सबको यही बताया कि सुबह उसने तालाब के पास एक चीख सुनी थी। इससे सबको लगा कि जब बाघ ने संगीता पर हमला किया, बिरजू पास ही मौजूद था। जब बिरजू ने लाश देखी और वहां से भाग खड़ा हुआ, उसी वक्त तुम दोनों भी वहां से निकल गए। बायोमकेश ने गहरी नजर से देखा। तुमने जुर्म छुपाने की बहुत अच्छी कोशिश की, मगर सच सच कपड़े के इस कपड़े की तरह है। चाहो जितना छुपा लो, छुपाया नहीं जा सकता। इतना कहकर बायोमकेश मुड़कर इंस्पेक्टर रवि की तरफ गया। उसने सुजय के हाथ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली और रिपोर्ट इंस्पेक्टर रवि के सामने रखते हुए बोला, कातिल आपके सामने खड़े हैं और ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब कोई शक नहीं बचा इंस्पेक्टर साहब। इतना कहकर बायोमकेश बख्शी घर के दरवाजे से बाहर निकला। सुजय उसके पीछे पीछे चल दिया। गुड़िया और गोपाल को संगीता के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कृष्णा कॉलोनी की तंग और सुनसान गलियों से बाहर निकलते हुए सुजय और अमन ने पूछा, सर, आपको कैसे पता चला कि कातिल गोपाल ही है? बायोमकेश बख्शी ने चलती हुई नजर के साथ कहा, कल माधोपुर गांव में मैंने कुछ लोगों से बात की। मुझे पता चला कि संगीता का पति एक बेहतरीन लोहार है। वहीं से मैंने गोपाल का पता निकाला। कल रात बस स्टॉप पर उतरने के बाद मैं सीधा उसके घर गया। वहां कोई नहीं था। मैं दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गया। तलाशी ली मगर कुछ नहीं मिला। मैं घर के अंदर ही था कि अचानक मेन डोर का ताला खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत स्टोर रूम में छुप गया। रोशनदान से देखा। गोपाल और गुड़िया कमरे में आए। गोपाल के हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ वही लोहे का हथियार था। उसने उसे सोफे के नीचे छुपा दिया। फिर दोनों सो गए और मैं चुपचाप वहां से निकल गया। सुजय ने हैरानी से पूछा, सर, अगर वो हथियार घर ही न लाता तो आप कैसे पकड़ पाते? बायोमकेश हल्का सा मुस्कुराया। वो हथियार कभी फेंका ही नहीं जाता, क्योंकि वो एक अजीब चीज है। लोहे का जबड़ा, बिल्कुल शेर के मुंह जैसा। अगर वो कहीं मिल जाता तो बात आग की तरह फैल जाती, अखबारों में आती, पुलिस तक जरूर पहुंचती और संगीता के कत्ल से उसका लिंक बन जाता। इसलिए गोपाल ने उसे वापस घर लाया ताकि पिघलाकर बुरात कर दे। भूलना मत, वो एक लोहार है। सुजय समझ चुका था। बायोमकेश बख्शी की तेज दिमाग और सूझबूझ ने एक और पेचीदा केस सुलझा लिया था। तो दोस्तों, अगली सीरीज से पहले मैं आपको जासूस रमन की कुछ और कहानियां सुनाऊंगा। जासूस रमन एक बेहद ही अहम किरदार है, इसलिए इसे गौर से सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर ऐसी ही और भी रहस्य और खौफनाक कहानियां मिलेंगी।
मुझे और मेरी कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।